गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधिक व्यक्ति के प्रकारों के बारे में। विधिक व्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं, ये हिबर्ट जो कि विधि शास्त्री थे उनके अनुसार 3 प्रकार के विधिक व्यक्ति हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुएं जो जिनको अधिकार प्राप्त हैं और कर्तव्यों के अधीन हैं। हमेशा ध्यान रखें, लीगल पर्सनैलिटी, विधिक व्यक्तित्व जो है, तो विधिक व्यक्तित्व ऐसा कोई व्यक्ति ही धारण कर सकता है जिन्हें अधिकार हों और कर्तव्य उनके ऊपर अधिरोपित किए जा सकते हों। तो ये रोमन विधि के अंतर्गत कुछ ऐसी निर्जीव वस्तुएं हैं जिन्हें अधिकार प्राप्त हैं और कर्तव्यों के अधीन हैं, उनको भी विधिक व्यक्ति माना गया है, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार इसमें वो आते हैं, ऐसे निर्जीव हैं जो कि अधिकार और कर्तव्य एकत्रित रूप में विद्यमान होते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही इकट्ठे रूप में मौजूद हैं, तो दूसरे श्रेणी में वो आते हैं। तो रोमन विधि के अंतर्गत अगर बात की जाए तो मृत व्यक्ति को विधिक व्यक्तित्व मृत्यु के पश्चात भी बना रहता है। यानी जो मृत व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है, उसको लीगल पर्सनैलिटी प्राप्त है रोमन विधि के अंतर्गत। जैसे भारत में भी है, लेकिन कुछ हद तक है। यहाँ पर जो लीगल पर्सनैलिटी है, विधिक व्यक्तित्व है मृत व्यक्ति का, मृत्यु के बाद भी बना रहता है। और ये तब तक बना रहता है जब तक कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने संपत्ति ग्रहण न कर ली हो। ये विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो उसके उत्तराधिकारी हैं, उन उत्तराधिकारियों ने उस मृतक की संपत्ति को ग्रहण न कर लिया गया हो, तब तक वो लीगल पर्सनैलिटी बनी रहती है। ये रोमन विधि के अंतर्गत है। अगर इसी को हम इंग्लिश और भारतीय विधि के अंतर्गत देखें तो ये अमान्य है। क्यों? क्योंकि मृतक जब मर जाता है तो मृत्यु के बाद जो संपत्ति है उसके वारिस और उत्तराधिकारियों को अंतरित समझी जाती है, मानी जाती है कि व्यक्ति मर गया तो उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उसके जो वारिस हैं, उनको संपत्ति अंतरित समझी जाती है, मानी जाती है। तो ये इंग्लिश भारतीय विधि और रोमन विधि के बीच में अंतर है। रोमन विधि तो क्या कहती है कि जब तक उत्तराधिकारी उस संपत्ति को न प्राप्त कर लें तब तक मृत व्यक्ति में विधिक व्यक्तित्व बना रहता है, जबकि भारतीय और अंग्रेजी विधि के अंतर्गत इसको अमान्य माना जाता है। अमान्य इसलिए माना जाता है क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो संपत्ति है उसके वारिसों और उत्तराधिकारियों को अपने आप ही स्वतः ही अंतरित समझी जाती है। ये दूसरा प्रकार था। तीसरे प्रकार में कुछ निगम, संस्थाएं और संपदा या निधि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हिबर्ट ने जो 3 प्रकार बताए यहाँ पे विधिक व्यक्ति के, सबसे पहला तो वो प्रकार था जिसमें ऐसी वस्तुएं जिनमें अधिकार प्राप्त हैं और कर्तव्यों के अधीन हैं, रोमन विधि की बात है। दूसरा, अधिकार और कर्तव्य एक साथ एक रूप में विद्यमान है, तो रोमन विधि में इसका एग्जाम्पल दिया है। वो एग्जाम्पल है कि मृत व्यक्ति होता है उसको विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है और ये मृत्यु के बाद भी बना रहता है, और तब तक बना रहता है जब तक कि जो संपत्ति है वो संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों ने प्राप्त न कर ली हो। भारतीय और अंग्रेजी विधि में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अमान्य समझा जाता है इस चीज़ को, और अमान्य इसलिए समझा जाता है कि जब
मृत्यु हो जाती है मृतक की, तो उस स्थिति में उसकी जो संपत्ति है वो संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों, उसके वारिसों में अपने आप ही अंतरित समझी जाती है। तीसरा जो प्रकार हिबर्ट ने बताया है वो विधिक व्यक्ति का प्रकार, जिसमें कि निगम है, संस्थाएं हैं और संपदा है, निधि है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हिबर्ट ने निर्जीव वस्तुओं को, जिनको कि विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में माना गया है, उनके बारे में 3 वर्ग बना दिए थे। अब हम बात करें निगमों के बारे में। निगमों की विधिक पारिस्थिति, उसकी हम बात करें। निगमों की विधिक पारिस्थिति। लीगल स्टेटस निगमों का। तो विधि के अंतर्गत निगम की रचना अधिनियमों के अनुसार होती है। निगम बनते हैं अधिनियमों से। अधिनियमों से रचना होती है, बनते हैं निगमों की। और यहाँ पे सामन ने इसकी परिभाषा दी है कि निगम क्या है। सामन एक ऐसा विधि शास्त्री है जो कि हर टॉपिक के साथ में टिप्पणियाँ जुड़ी रहती हैं इनकी। तो निगम व्यक्तियों का एक समूह है, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो विधिक कल्पना द्वारा विधिक कल्पना द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। ये सामान्य परिभाषा दी है इसकी, निगम की, कि निगम क्या है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विधिक कल्पना द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। यानी कि जो विधिक कल्पना है उसके द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। अब यहाँ पर विधिक व्यक्ति का काय, ये कहा गया है इसको कार्पस, CORPUS, कॉर्पस कहा इसको। विधिक व्यक्ति का काय, ये है निगम, इसको निगम कहते हैं। विधिक व्यक्ति का काय। अब वे व्यक्ति जो इसके सदस्य कहलाते हैं, यानी इसमें जो भी व्यक्ति होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं, सदस्य कहलाते हैं। निगमों के अलावा किनको लीगल पर्सनैलिटी मिली है? निगमों के अतिरिक्त बात करें हम विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद,
बैंक, रेलवे आदि। ये भी विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। निगमों के अलावा हैं ये विश्वविद्यालय है, चिकित्सालय है, मंदिर, मस्जिद, बैंक, रेलवे आदि। इसका एग्जाम्पल हम दें अगर, तो न्यास संपदा, न्यास संपदा, न्यास की संपत्ति। दूसरा, दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति। व्यक्ति की संपत्ति। और खैराती निधि। खैराती निधि आदि इसमें आते हैं। तो निगमों के अतिरिक्त हैं ये। अब निगमों की जो विधिक प्रास्थिति है वो सीधे से अर्थों में यही कह सकते हैं कि निगमों की रचना होती है एक्ट के द्वारा, अधिनियमों के द्वारा इसकी रचना होती है। सामान्य ने इसकी परिभाषा दी है कि निगम व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विधि कल्पना द्वारा विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। एक व्यक्तियों का समूह जो विधिक कल्पना के माध्यम से विधिक व्यक्ति के रूप में मान्य किया गया है। यहाँ पर हम बात करें इसकी कि विधिक व्यक्ति का जो काय है, बॉडी, उसको कार्पस कहा गया है यहाँ पे। और इसके जो सदस्य हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इसके सदस्य कहलाते हैं। समूह में जो व्यक्ति हैं वो सारे इसके काय के विधिक काय जो है, विधिक व्यक्ति का काय है, उसके सदस्य कहलाते हैं। निगमों के अलावा बहुत सारे और अन्य विधिक व्यक्तित्व दिए गए हैं। उसमें से सबसे पहले हम देखें कि विश्वविद्यालय है, हॉस्पिटल्स हैं, चिकित्सालय हैं, मंदिर है, मस्जिद है, और बैंक, रेलवे आदि। दूसरी श्रेणी में एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एग्जाम्पल के रूप में और हम बात कर सकते हैं, ये निगमों की बात हो रही है, तो न्यास संपदा है और दिवालिया व्यक्ति की संपत्ति है और खैराती निधि है। इस तरह से हमने बात की निगमों की विधिक प्रास्थिति के बारे में। अब बात करते हैं विधि के अंतर्गत निगमों के वर्ग। वर्ग कितने होते हैं निगमों के? तो निगमों के दो वर्ग होते हैं। एक पहला होता है एकल निगम और दूसरा होता है समाहृत निगम। एकल निगम और समाहृत निगम, इनकी हम बात करते हैं। एकल निगम क्या होता है, समाहृत निगम क्या होता है, और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं आपके लिए। निगमों के वर्ग। सबसे पहला है एकल निगम और दूसरा है समाहृत निगम।
इनके बारे में हम बात करें तो एकल निगम और समाहर्त निगम, ये जो है, सबसे पहले हम बात कर देंगे इसमें से समाहर्त निगम के बारे में। ये इसको कॉरपोरेशन एग्रीगेट कहते हैं। कॉरपोरेशन एग्रीगेट। इसका मतलब है सह विद्यमान व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, सह विद्यमान व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है। समाहर्त निगम है कॉरपोरेशन एग्रीगेट, सह विद्यमान व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है। जो लिमिटेड कंपनियां हैं, लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनियों की बात करें, वो या सीमित लिमिटेड कंपनी या सीमित दायित्व की बात करें, सीमित दायित्व, तो लिमिटेड कंपनियां सीमित दायित्व के साथ व्यापार करती है। इसलिए इसको लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। सीमित दायित्व के साथ व्यापार कर सकती हैं। ऐसी कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व, ऐसी जो लिमिटेड कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसी कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व, प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा धारण किए गए अंशों की पूंजी तक ही सीमित रहता है। उसके द्वारा धारण किए गए अंशों की पूंजी तक ही सीमित रहता है। तो इसमें जो समाहर्त निगम है, कॉरपोरेशन एग्रीगेट, तो सह विद्यमान व्यक्तियों का एक ऐसा समूह, निगम तो व्यक्तियों का समूह होता ही है, तो सह विद्यमान व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है। लिमिटेड कंपनी या सीमित, ये जो लिमिटेड कंपनी होती है वो सीमित दायित्व के साथ व्यापार कर सकती है, ये हमें पता है। ऐसी कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा धारण किए गए अंशों की पूंजी तक ही सीमित रहता है, कि जितना अंश उन्होंने धारण किया है, अंशों की जो पूंजी है, जो धारण कर रखी है, जो उनके पास है,
वहीं तक इसका दायित्व सीमित रहता है, उसके ऊपर नहीं होता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कंपनी की एक साधारण सभा में बम विस्फोट होता है और बम विस्फोट होने से सारे जो सदस्य हैं, सभी सदस्य वो मारे जाते हैं। सब सदस्य मारे जाते हैं। अब सदस्य सारे मर गए तो क्या ऐसी स्थिति में उस कंपनी का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा? निश्चित रूप से। यहाँ पे सारे सदस्य मर गए परंतु फिर भी उसका जो अस्तित्व है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो समाहक निगम, कारपोरेशन, एग्रीगेट से विद्यमान व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित होता है। लिमिटेड कंपनी, जो सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, वो सीमित दायित्व के साथ व्यापार कर सकती है। ऐसी कंपनी के प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा धारण किए गए अंशों की पूंजी तक ही सीमित रहता है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल जो दिया गया है, साधारण सभा में बम विस्फोट होता है और बम विस्फोट में सारे सदस्य मारे जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उनके ऊपर जो उसका कंपनी का जो अस्तित्व है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब हम आगे बात करते हैं निगमित संस्था के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें क्या करना होगा, उस बात पे हम चर्चा करते हैं। तो निगमों की जो वास्तविक स्वरूप है उसको अगर समझना है, सबसे पहले तो ये देखें कि निगम होता क्या है। निगम का मतलब है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी उद्देश्य के लिए वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। और इसमें ये जो निगम होता है वो केवल एक्ट के माध्यम से ही बन सकता है। और ऐसे निगम को, ये जो निगम है, उस निगम में वास्तविक जो स्वरूप है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले निगमन के पर्दे को हटाने की आवश्यकता है। निगमन के पर्दे को हटाने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता हमें निम्न परिस्थितियों में पड़ती है। निम्न परिस्थितियों में सबसे पहली परिस्थिति है कंपनी की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने के लिए कि कंपनी की वास्तविक प्रकृति कैसी है, लिमिटेड है या फिर वो फ्री कंसेंट वाली है। कंपनी की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने में सबसे पहले परिस्थिति है कि कंपनी की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण कैसे किया जाए। इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि कंपनी की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण इससे हो सकता है। दूसरी बात करें तो दूसरा है
कंपनी के निगमित अस्तित्व की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुचित कर मुक्ति का लाभ लेने की आशंका होने पर कंपनी के निगमित अस्तित्व की ओर से कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुचित कर मुक्ति का लाभ लेने की आशंका होने पर ये दो चीज़ें हम देखते हैं। पहले सबसे पहली चीज़ जो है वो निगमित संस्था के वास्तविक स्वरूप की बात कर रहे हैं। निगमित संस्था के वास्तविक स्वरूप, इसको अगर समझना है तो सबसे पहले हमें निगमन का जो पर्दा है उस पर्दे को हटाना पड़ेगा। एक आवरण है निगमन का, भाई निगम बना हुआ है, तो उसको हटा के हमें देखना पड़ेगा। और ये जो हटाने की आवश्यकता है हमें इन परिस्थितियों में पड़ती है। सबसे पहले परिस्थिति है कंपनी की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करने में, कि कंपनी की वास्तव में प्रकृति क्या है, उसका निर्धारण करने में भी इसका पर्दा हटाने की आवश्यकता होती है। दूसरा, कंपनी के निगमित अस्तित्व की ओर से जो काम कर रहा है, कंपनी निगमित है तो ऐसे निगमित कंपनी की ओर से काम करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुचित कर मुक्ति का लाभ लेने की आशंका होने पर ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी की ओर से काम करने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति अनुचित टैक्स मुक्ति का लाभ लेने का प्रयास कर रहा है, ऐसी आशंका हो, तो ऐसी स्थिति में हमें निगमन का पर्दा हटाना पड़ता है। तीसरी स्थिति हम देखते हैं। तीसरी स्थिति आती है कंपनी के निगमन के पीछे किसी कपटपूर्ण उद्देश्य की आशंका होने पर ये तीसरी परिस्थिति है। तीसरी परिस्थिति क्या हो गई कि कंपनी के निगमन के पीछे किसी कपटपूर्ण उद्देश्य की आशंका हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमें इसको निगमन के पर्दे को हटाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से तीन स्थितियां हो गई और तीनों स्थितियों की बात हमने करी है। तो इसमें सदस्यों का व्यवहार ये मेन चीज़ है। सत्य, निष्ठापूर्वक तथा कंपनी के निगमित अस्तित्व का प्रयोग तथा कंपनी के निगमित अस्तित्व का प्रयोग
दायित्व से बचने के लिए या कपटपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। इसका जो प्रयोग है वो प्रयोग एक तो दायित्व से बचने के लिए, दूसरा या कह सकते हैं हम कपटपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति। कपटपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि सदस्यों का जो व्यवहार है वो व्यवहार सत्य निष्ठापूर्वक और कंपनी के निगमित अस्तित्व का प्रयोग जो है वो दायित्व से बचने के लिए या फिर कपटपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमने बात की वो बात की है समाहृत निगम के बारे में। अब दूसरा जो निगम है वो एकल निगम है। तो एकल निगम क्या होता है, इसकी बात हम करें। एकल निगम, इसकी हम बात करें तो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये बड़ी क्लास हो जाएगी। धन्यवाद।